अगर आप समझना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, तो हमारे साथ बनी रहिए। आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक हमने बीकर लिया हुआ है, उस बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट को भरा है और ये मेटल रॉड है। ये जो मेटल रॉड है और उसी का ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और मेटल है दोनों में आयंस कॉमन है। तो इस सिचुएशन में दो टेंडेंसी हो सकती हैं। पहली टेंडेंसी क्या हो सकती है, एटम्स फ्रॉम मेटल इलेक्ट्रोड गोइंग इनटू द solution leaving behind electrons। क्या हो सकता है, पहली सिचुएशन हो सकती है कि जो एटम है इलेक्ट्रोड कुछ नई चीज नहीं है, ये मेटल की रॉड है। समझ लीजिए सिंपली इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी भी मेटल की रॉड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखी हुई है। और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया है वो उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जहाँ मेटल के एटम उस रॉड के अंदर मौजूद हैं और वही एटम आयंस के फॉर्म में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। तो पहली टेंडेंसी क्या होगी, फर्स्ट टेंडेंसी कि एटम्स इस इलेक्ट्रोड से मेटल से कहाँ जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर छोड़ जाएंगे, इसी मेटल इलेक्ट्रोड पर। अब मान लीजिए ये मेटल रॉड हमने क्या ले ली, जिंक की ले ली। मेटल रॉड किसकी, जिंक मेटल है। तो जिंक मेटल की हमने ये रॉड ले ली, तो जिंक किस फॉर्म में होगा, सॉलिड। तो हम Zn को सॉलिड फेज में इस तरीके से दिखा सकते। तो क्या होगा, ये जिंक Zn +2 एक्वा +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर एक्वा फॉर्म में जाएगा, आयंस के रूप में सॉल्यूशन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसी मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी तब तक चलेगी जब तक कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाए। अब आप समझ रहे होंगे इक्विलिब्रियम किसके बीच में। देखिए इस समय दूसरी संभावना भी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, Zn +2 एक्वा, ये आयन कहाँ डिपॉजिट होंगे, इस मेटल इलेक्ट्रोड पर, मेटल इलेक्ट्रोड। अब इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठे होंगे कौन, ये यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जिंक के आयंस जो एक्वा फॉर्म में है। अब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, तो डिपॉजिट होके इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये सिचुएशन होती है, जिंक के एटम इस सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं तो ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों संभावनाएं, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। जब किसी मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटी में कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा, उसी के बेस पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो या तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगी या रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो डिपेंड करेगी कि प्रोसेस रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इस बीकर में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जिंक मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में Zn +2 एक्वा में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे जिंक रॉड पर और इसको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन की रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे ये वाली। और इस प्रोसेस में जिंक के जो आयन हैं वो सॉल्यूशन से डिपॉजिट होंगे जिंक इलेक्ट्रोड पर और इसको पॉजिटिव को बनाने की कोशिश करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जिंक रॉड को पॉजिटिव। अब ये दोनों प्रोसेस चलेंगी एट इक्विलिब्रियम, ये जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाएंगी होना। तो उस समय इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो इस इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड
potential defined as potential difference developed between electrode and its electrolytic solution। अब इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जिंक के केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिंक के केस में ये प्रोसेस एक्सीड करती है, इसको छोड़ देती है पीछे, यानी ये पीछे रह जाती है, ये प्रोसेस आगे निकल जाती है और जिंक मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर जेड आयन चले जाते हैं। अब जिंक के आयन सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं और जिंक की मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक मेटल रॉड अर्थात जो इलेक्ट्रोड है बिकम्स नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अर्थात ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसको हम, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है। किसमें? जिंक के केस में। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए, जिंक के केस में क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस तो चलेंगी। आप कोई भी मेटल ले लो और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, दोनों होने की संभावना होती है। अब वो इनमें से कौन सी एक्सीड करेगी, वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगी। जिंक जो है, जिंक के केस में ये वाली प्रोसेस फास्ट रहती है, ये स्लो रहती है, ये एक्सीड कर जाती है, आगे निकल जाती है और जिस कारण जिंक की मेटल रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। और ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है जिंक की मेटल की रॉड पर, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एटम इनटू Zn+2 आयंस। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है किसके लिए? जिंक मेटल इलेक्ट्रोड के लिए। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसके लिए है? जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। तो हम इसी को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके कारण डेवलप हुई है? The potential difference developed between electrolyte and its electrolytic solution due to oxidation is called oxidizing electrode potential। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। The potential difference developed between electrolyte and its electrolytic metal and its electrolytic solution is due to oxidation is called oxidizing electrode potential। ये जिंक के केस में। और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये कॉमन है। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये किसी को भी कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल हो सकती है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हो सकती है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को the potential difference developed between metal and its electrolytic solution due to oxidation। और ये ऑक्सीडेशन ही हो रही है जिंक के केस में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। अब ये दूसरा केस हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने केस ले लिया कौन सा? जिंक की जगह पर हमने ले लिया कॉपर ले लिया। Cu सॉलिड फेज में है, तो सेम सिचुएशन होगी। दो प्रोसेस होने की संभावना है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी में क्या होगा? ये कॉपर है Cu सॉलिड, किस में चेंज हो जाएगा? Cu2 प्लस एक्वा में चला जाएगा और +2 इलेक्ट्रोड।
तो ये मान लीजिए ये जो हमने बीकर लिया है, इस बीकर में ये जो रॉड है जिंक की बजाय कॉपर की है, और इसका जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब ध्यान दीजिए, अब ये कॉपर की पूरी हाफ सेल है, मान ली हमने कंटेनर लिया हो उसके अंदर रखा है, तो पहली प्रोसेस में ये सेम रहेगी जैसा कि हमने जिंक के केस में देखा। यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव करने की कोशिश करेगा, किसको, मेटल इलेक्ट्रोड को निगेटिव बनाने की कोशिश करेगा, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस में क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से Cu2+ आयंस एक्वा कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, मेटल के ऊपर। अब ये मेटल के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो डिपॉजिट होने से मेटल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मेटल पॉजिटिव हो सकता है, और इस केस में देख सकते हो कि मेटल जो है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में ये वाली जो प्रोसेस है नीचे मैंने दिया, ये फास्ट होती है एज कंपेयर टू दिस प्रोसेस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कॉपर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। तो मेटल इलेक्ट्रोड जो है कॉपर का, दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। जस्ट अपोजिट है जिंक के केस में। जिंक के केस में क्या था, नेगेटिवली चार्ज हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। इन केस ऑफ कॉपर इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखिए, दैट इज ड्यू टू द रिडक्शन। रिडक्शन के कारण हो रहा है एक प्रकार से, क्योंकि ओवरऑल कॉपर के आयन जो एटम है वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। Zn एटम किस में टूट रहे थे, यहाँ वहाँ पर Zn एटम Zn+2 एक्वा और +2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। इन केस ऑफ कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो डिक्रीज हो रही है। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। कुल मिला के क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर इन केस ऑफ कॉपर। तो कॉपर के केस में रिडक्शन हो रहा है, और सॉल्यूशन के अंदर और जो चार्ज पार्टिकल्स अर्थात कॉपर आयंस थे वो मेटल इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसको इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू द रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप रिडक्शन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है तो उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगर ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। बाई कन्वेंशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को हम इग्नोर कर देते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल को IUPAC के सिस्टम के अनुसार हम एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में लेते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस समय हमारा कहने का मतलब होता है जो रिडक्शन पोटेंशियल है उससे। तो रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है बाई कन्वेंशन। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी के लिए हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, बस इनके साइन अपोजिट होते हैं और कुछ नहीं है। अगर हम उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को देखें तो बस साइन का अंतर है और कुछ नहीं है, साइन है नेगेटिव पॉजिटिव बस। तो कन्वेंशन के बेस पर हम किसी भी मेटल के सॉल्यूशन और उसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ही होगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। That may be
ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, बट वैल्यू ऑफ बोथ रिमेन सेम बट साइन चेंजेस, दोनों के साइन अलग होते हैं। और बाय कन्वेंशन हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हैं दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कॉपर और जिंक का, और जैसा कि हमने पिछली यूनिट में जो पिछली क्लास थी वहाँ पर बात किया था गैल्वेनिक सेल अर्थात जो डैनियल सेल थी उसके बारे में डिस्कशन किया था। डैनियल सेल में जो सेल थी उसमें दो हाफ सेल्स, एक हाफ सेल्स के अंदर कॉपर को लिया गया था और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ, दूसरी हाफ सेल में जिंक को लिया गया था उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट के साथ में, और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके इंटरनली और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया तो एक्सटर्नली वायर से या फिर एक वोल्ट मीटर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया गया। तो वहाँ से हमें एक सेल मिल गई थी और उस सेल की जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल थी, स्टैंडर्ड ईएमएफ थी दैट वाज 1.1 वोल्ट। हम आगे बात करेंगे इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और सेल जो भी होती उनकी ईएमएफ को मेज़र करने का बेटर तरीका क्या है। अब बात करें, जैसा कि सबसे पहले अभी यहीं पर देख लेते हैं, ये जो हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसको मेज़र करने का कोई एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। इसको हम एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस से, लेकिन इसको अगर कनेक्शन में किया जाए, दो सेल्स को, हाफ सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसको मेज़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसी भी, जैसा फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर के द्वारा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ का कंपैरिजन करना हो या इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकालना हो उस प्रोसेस द्वारा, तो किसी भी सेल की ईएमएफ को मेज़र किया जा सकता है, और लेकिन उस सेल की हाफ सेल मतलब उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र नहीं कर सकते, केवल पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र तो कर सकते हैं, पर हमें किसी भी सेल की एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता लगेगी, इसके लिए हमने कन्वेंशनली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना है, जहां पर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड की वैल्यू को 0 रख देते हैं और उसको मानकर हम किसी भी सेल के लिए कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं। वो हम अगली क्लास में बात करेंगे उसकी, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन एम था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाना, वो मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस प्रकार से डिफाइन होती है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं। अब जैसे डैनियल सेल की ही बात कर लें, जो कि हमने अभी पिछले क्लास में बात की थी, यहाँ इसको मिटालते हैं और लिखते हैं डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल में ध्यान करने की कोशिश करें, कौन कौन सी हाफ सेल रिएक्शंस थी। डैनियल सेल के अंदर जो हाफ सेल रिएक्शंस थी, एट एनोड पर जो हाफ सेल रिएक्शन थी दैट वाज जिंक सॉलिड फेज से चेंज हो रहा था Zn2 प्लस एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर थी। एट कैथोड पर रिएक्शन थी Cu2 प्लस आयंस, कहाँ से, सॉल्यूशन से, एक्वा फेज में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड डिपॉजिट हो रहा था, ये कैथोड पर थी। तो उस डैनियल सेल में जिंक एनोड पर ये रिएक्शन हो रही थी और कॉपर एनोड पर, कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही थी। दोनों केस में हमने देखा था कि यहाँ पर जो साइन था वो नेगेटिव था एनोड पर, यहाँ पर जो साइन था वो पॉजिटिव था। और इसका कारण क्या है, जो अभी हमने बात की कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो इसी कारण वहाँ जो पोलरिटी थी कैसी थी, नेगेटिव पोलरिटी थी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस एनोड की, और जबकि कैथोड की पोलरिटी कैसी थी, पॉजिटिव थी। कैसी थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि वहाँ पर उस
जैसा कि अभी हमने बात की थी, कॉपर मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था, वहाँ कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो कॉपर की जो पोलरिटी है वो पॉजिटिव है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, लेकिन जिंक की जो पोलरिटी है वो नेगेटिव है। तो ये पोलरिटी तो समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए दोनों ही बीकर ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या भर दिया था, जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसके अंदर हमने डाल दिया, ध्यान से देखें, ये डाल दिया जिंक मेटल Zn। अब ये सॉल्यूशन इसी तरीके से एक यहाँ पर हमने रख दिया दूसरा बीकर, इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया है कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये कॉपर की रॉड है Cu। इनके बीच में यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। सेपरेट सेपरेट बात कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट कंटेनर में ये रखे हैं, इनमें इस तरीके से चार्ज डेवलप हुआ। अब इनकी पोटेंशियल के बीच में भी डिफरेंस है। इसकी पोटेंशियल कैसी है, नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसकी पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यदि इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और वो हमने बताया था इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का वो EMF होती है, EMF दैट वाज 1.1 वोल्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। वो कैसे आया अभी बताएंगे आगे। तो ये जो आप देख रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब इनको इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज से, इंटरनली इस तरीके से कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से, और बाहर से हमने कनेक्ट कर दिया इसको वायर के थ्रू, एक वोल्ट मीटर मान लो इसमें लगा दिया, और एक स्विच लगा दिया, यहाँ पर स्विच लगा दिया इस तरीके से। स्विच को जब ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों ही बीकर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, करंट कहाँ फ्लो होता है, जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की कोशिश करता है, ड्राइव करता है। तो एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर से जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे करंट फ्लो होता रहेगा, पोटेंशियल जो मैक्सिमम है उसमें कमी आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की। जब इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल। EMF कुछ नई चीज नहीं है, इसी सेल की पोटेंशियल डिफरेंस है। वो उस सिचुएशन में है जब सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो होता है। जैसे ही करंट सर्किट को क्लोज कर दिया जाएगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कुछ कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। समझ गए ना, रेजिस्टेंस के कारण कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, इसलिए वो EMF से कम होती है। तो यहाँ EMF जो है एक प्रकार की इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये नाम में इसमें फोर्स आ रहा है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक प्रकार की पोटेंशियल डिफरेंस ही है, मैक्सिमम है जब कोई सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में है ये। तो ये जो EMF मेजर की गई किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। और ये जो हमने अभी जो बना दी क्या है, डैनियल सेल ही तो है। एक बीकर में इधर हमने लेफ्ट साइड पर किसको रख दिया है, एनोड को रख दिया है, और राइट साइड पर किसको रख दिया है, कैथोड को रख दिया है।
ये इसकी पोलरिटी नेगेटिव है, कैथोड की पोलरिटी पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल सेल में। तो यहाँ पर जब इनकी कंसंट्रेशन जो है वो अगर 1 मोलर रखी जाए, कितनी रखी जाए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखने पर इसकी जो ईएमएफ निकल कर आएगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक इसी प्रकार से स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाली गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूनिट कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन को हम 1 यूनिट अर्थात 1 मोलर कंसंट्रेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल होगी डिफरेंस उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जा सकता है, तो इसको मेजर करने का कोई एब्सोल्यूट मेथड है ही नहीं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते किसी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितनी है। केवल हम 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब जैसे मान लो ये जो बीकर तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर जिंक का सिस्टम है, इधर कॉपर का सिस्टम है। तो अब इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालनी हो कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी, तो उसको निकालना मुश्किल है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते इसकी, क्योंकि ये ऐसा कोई तरीका ही नहीं है मेथड अभी तक कि हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल लें। इसी प्रकार से हम इसकी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। लेकिन इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जरूर निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। लेकिन इसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए हमें कोई एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। सोचिए, अगर हमें किसी एक बीकर की पोटेंशियल पता हो, मान लीजिए हमें जिंक की इसकी पता है, जिंक वाले की पता, तो हम कॉपर वाले की निकाल लेंगे। कॉपर वाले की पता है तो हम जिंक वाले की निकाल लेंगे। लेकिन एक की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए। पता कैसे करें, पता तो किसी की भी नहीं होती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसकी पोटेंशियल को 0 कंसीडर किया गया है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे, यहाँ बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो पोटेंशियल मेजरमेंट करना है बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल यहाँ हम मेजर कर रहे हैं। आगे क्लासों में हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, जब कंडीशन वहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड ही रहे। तो उस नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये समझ गए होंगे। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के, तो क्या लिख सकते हैं, जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ईएमएफ यहाँ चलो मिटाल के लिखते हैं, इधर मिटालते हैं, ये मिटालते हैं, अभी लिखते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, जो सेल की जो ईएमएफ है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स। अब दोनों इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ईएमएफ ऑफ सेल को हम कैसे लिख सकते हैं, ई सेल। ई सेल का मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ईएमएफ ऑफ द सेल अर्थात ई सेल बराबर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। अभी हमने क्या बताया आपको कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बाय कन्वेंशन कंसीडर करते हैं दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड की हम रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे।
किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्या लिखेंगे? ई रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन किसकी? कैथोड की। ई कैथोड, यहां क्या लिख लो? ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्यों? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की और ये रिडक्शन पोटेंशियल एनोड की, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल की ईएमएफ हो जाएगी। ध्यान रखिए, कैथोड को हम कहां पर लिखते हैं? ई लेफ्ट, राइट, ई राइट और ई लेफ्ट, एनोड को लेफ्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये देखिए, ये जो कैथोड था किस साइड था? राइट साइड था, और ये एनोड था किस साइड था? लेफ्ट साइड था। तो दोनों की जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों का जो अंतर है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये फॉर्मूला हो गया वैलिड। अब यहाँ पर अगर एक की पोटेंशियल हमें पहले से पता है, बस दूसरे की वैल्यू रख दो, क्या होगा? ईएमएफ ऑफ द सेल निकल आएगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे सेल का, और वहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है, उसको रख देंगे और वहाँ से वैल्यू निकल आएगी। बहुत आसान रहेगा सिस्टम। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया, मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझाना, तो समझ पाए होंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और फिर उसको अप्लाई करेंगे इसी सेल के लिए जो हमने अभी आपको दिखाई। इसी सेल से के लिए हम ईएमएफ निकालेंगे, दैट इज द 1.1 वोल्ट होती है। कैसे निकल के आती है वो हम बात करेंगे। और बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए।